नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके सामने सब ग्रुप का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जहां पर हम लोग कुछ थ्योरम्स की मदद से ये देखेंगे कि उस बड़े से बड़े सवाल को हम लोग बहुत इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोगों ने सब ग्रुप की पूरी थ्योरम्स बोल रहा हूँ, पूरा बेसिक पढ़ लिया है। उस बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, जहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि किसी एक सब ग्रुप को कैसे करा जाता है, मतलब सब ग्रुप क्या होता है। जहां पर अगर आपके सामने कोई सब ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे कैसे हैंडल करेंगे, मतलब उसके बारे में जितना पढ़ सकते थे, जितना थ्योरी और जितना एग्जांपल पढ़ सकते थे, वो हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया है। ये आपको समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी सब ग्रुप को कुछ थ्योरम्स की मदद से पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार देखिए आप हर एक बार एक सेट को क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये प्रूफ करना हर बार पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन समय बहुत ज्यादा जा रहा है आपका, आप समझ रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा समय जा रहा है तो फिर मैथमेटिक्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं हर बड़े से बड़े काम को बहुत इजीली तरीके से कर दूंगा। तभी तो उन्होंने फॉर्मूले बनाए, तभी तो उन्होंने थ्योरम्स बनाई, तभी तो उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं हर काम को बड़े से बड़े तरीके से नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप समझते हैं कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस डॉट 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 नेचुरल नंबर करने पर आप जानते हैं रिजल्ट n प्लस 1/2 होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं बना होता तो हम तो फिर तो वही बार बार अपना तरीका कि 1 प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 3 करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 4 करेंगे 10 आएगा, इस तरीके से करते जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को पता है इस चीज का मेथड, ये n-1 तक रिजल्ट था, या हाँ n-1 तक था शायद, या n तक था। तो हमें इस चीज का रिजल्ट पता है कि अगर इस फॉर्मूले में हमने कोई भी n की वैल्यू रख दी तो रिजल्ट हमें n प्लस 1/2 मिलता है। इस चीज को हम जानते हैं, या आप समझ रहे हैं। तो क्या किया गया कि इस मेथड बड़े से बड़े क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बड़े इजिली तरीके से कर लिया। और वो इजिली तरीका ये था कि हम फॉर्मूले में डायरेक्ट n की वैल्यू रख देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो उसी तरीके से उसी का लिंक हम सब ग्रुप से भी जोड़कर ऐसे पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई सेट लिखा हुआ है। अब आप हर बार उस सेट को ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करवा नहीं सकते, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स या फिर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उन्हें देखेंगे, फिर उनकी मदद से उस बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे। ये आपको समझ आया। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे रफ कर दें और थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग थ्योरम लिखेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने थ्योरम स्टार्ट करवाते हैं, उसके प्रूफ करवाएंगे, फिर प्रूफ करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। तो ये जो हमारा पार्ट होगा वो सारा सेकंड में चलेगा, लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। A non-empty set H, a non-empty set H of a group G इसको is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if AB inverse belong to H for all A, B belong to H। उसने देखिए क्या बोला है कि आप तो समझ चुके ही होंगे। पीछे अगर आप फर्स्ट पार्ट देखकर आ रहे हैं तो आप इस चीज को बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे, और वो पार्ट देखना आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि वो आप यहाँ पर देखकर आइए तभी यहाँ समझिए, वरना आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हुई है, जहां पर अगर आप उसे देख लेंगे तो फिर आपको ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज लगेगी। आप इसे समझ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं ये वाला थ्योरम अपनी। कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है H, तो वो G का सब ग्रुप तब कहलाएगा अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करे H में। ए बी क्या है, ये H के एलिमेंट है। मान लीजिए जो आपके पास सेट H है उसके पास कोई दो एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मैं कोई भी दो सेलेक्ट कर लूंगा और उसका नाम दूंगा, एक का नाम A और एक का नाम B। तो वो जो मेरे पास एलिमेंट है A, B वो बिलोंग करते हैं H को। तो इसका मतलब है कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा H को। सच दैट, समझ रहे हैं आपकी ए बी इनवर्स में जो होगा बिलोंग करेगा H को। अच्छा, यहाँ ए बी इनवर्स पे एक खास बात बता दूं कि उसने मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन लिया यहाँ पर, तभी उसने A डॉट B न लिख के ए बी लिख दिया सीधा। आप ऑपरेशन में एडिशन भी ले सकते हैं, ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर कोई अनदर बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपका चाहे जो ऑपरेशन हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, बस उस ऑपरेशन में ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H को। ये आपको समझ आया। ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ही लेंगे, चाहे आपका, जैसे मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए उसने ऑपरेशन कुछ इस तरीके से दिया जैसे हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, ए बी ऑपरेशन सी डी, आपका रिजल्ट मिल जाएगा A प्लस का C, B प्लस का D। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये ऑपरेशन एक्सेप्ट है।
तो क्या करना पड़ेगा, जब हम इस थ्योरम्स को प्रूफ कर रहे होंगे तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, जहां पर ऑपरेशन हमारा ये वाला लगेगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का लगे, यहाँ पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का भी लग सकता है, ऑपरेशन एडिशन का भी लग सकता है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन लग जाए कुछ भी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दे कि ए स्टार बी जो होगा वो आपका ए प्लस का बी डिवाइडेड बाय कुछ भी माइनस का ए ले लेते हैं, ये होगा। तो ऑपरेशन वो कैसा भी दे सकता है, तो जैसा ऑपरेशन देगा आप वहां पे उस ऑपरेशन को लगा दीजिए। ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, समझ रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन की बात करें तो आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, अगर वो स्टार वाले ऑपरेशन की बात करेगा तो आप यहाँ पे स्टार लगा देंगे ए और बी के बीच में, अगर वो ओ की बात करेगा ऑपरेशन कोई भी हो तो आप यहाँ पे ओ लगा देंगे। मतलब वो जिस ऑपरेशन की बात करेगा आप उसे वहां पे लगा दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे करते हैं स्टार्ट। अब छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि थ्योरम्स प्रूफ कर रहे हैं तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि इनकी खास बात। सबसे पहली बात उसने ये कहा है कि अगर आपके पास इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट H है, वो सब ग्रुप कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ तभी जब ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा H को। ये समझ आया। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब रिवर्स भी होता है कि अगर कोई साइड में ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H को तो इसका मतलब वो सब ग्रुप है। यहां से दो पाथ, मतलब आपके दो पाथ बन रहे हैं कि अगर कोई सेट आपका सब ग्रुप है, अगर कोई सेट आपका सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा H को। उसने ये बोल दिया। यहां से एक पाथ रिवर्स में भी चल रहा है और वो रिवर्स वाला पाथ ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा H को तो इसका मतलब है कि वो सब ग्रुप भी होगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं। यहां से दोनों कंडीशन आती है आपके पास। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट H जो है वो सब ग्रुप है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वहां पे ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H को। और दूसरी जगह ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ में रिवर्स पाथ ये चलता है कि अगर आपके पास ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H को तो इसका मतलब है सिंपल कि वो सब ग्रुप भी होगा। ये आपको समझ आया। तो हमें दोनों पाथ प्रूफ करने हैं कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। ये आपको समझ आया। स्टार्ट करते हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं, आपको रेगुलर समझना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा, एक भी पॉइंट छूटा तो दिक्कत होगी। उसके बाद इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन को दो तरीके से प्रूफ करा जाता है। सबसे पहली बात ऐसी करी जाती है कि आप इसे लेके चलेंगे, आप मान के चलेंगे कि सेट आपका सब ग्रुप है तो आप प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H को। ये समझ आया। फिर दूसरी कंडीशन में आप ये मान के चलेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H को तो प्रूफ करेंगे कि वो सब ग्रुप होगा। ये आप समझ रहे हैं। तो आपको दोनों पाथ करना है। जैसे अभी हमने जो पाथ यहाँ पे लिखा था कि कोई सेट हम मान के चलेंगे पहली बार वो सब ग्रुप है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H को। फिर अगली बार हम लोग ये मान के चलेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H को तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वो जो सेट होगा वो आपका सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया। और इसमें छोटी सी चीज और, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन दो तरीके से होती है, जहां पर एक हम लोग नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं, एक सफिशिएंट वाली कंडीशन लेके चलते हैं। क्योंकि थ्योरम्स पढ़ रहे हैं तो थ्योरम्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझने की जरूरत है, पता होना चाहिए कैसे किसको करा जाता है। तो नेसेसरी वाली कंडीशन और सफिशिएंट वाली ये होती है। नेसेसरी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास जो भी उस स्टेटमेंट दिया हुआ है वो नेसेसरी है, वो जरूरी है कि अगर आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, मान लीजिए कोई चीज सब ग्रुप दिया हुआ है, अब कोई चीज सब ग्रुप है इसका मतलब वो खुद ग्रुप होगा, कोई चीज सब ग्रुप है इसका मतलब वो खुद ग्रुप होगा, और अगर वो खुद ग्रुप है तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब हम लोग नेसेसरी वाली कंडीशन में ये मान के चलेंगे, क्योंकि उसने हमें दिया भी हुआ है कि अगर आपका H सब ग्रुप होगा तो ये बिलोंग करेगा, उसने ऐसा बोला हुआ है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर आपका कोई चीज सब ग्रुप है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H को, उसने ये बोला भी हुआ है। और दूसरी बार वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H को तो दिस इंप्लाइज दैट कि वो सब ग्रुप भी होगा। आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग नेसेसरी वाली कंडीशन में ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, अगर सब ग्रुप कोई भी सेट होगा तो ये जरूरी वो ये बात जरूरी है कि वहां पे ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को। ये आपको समझ आया। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई सेट मान लीजिए सब ग्रुप होगा तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब वो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। ये आप समझ रहे हैं। तो ये नेसेसरी वाली कंडीशन है, ये जरूर है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है तो ऐसा जरूर होगा। आप समझ रहे हैं। मेरी बोलने की वर्ड सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई सेट सब ग्रुप होगा इसका मतलब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पक्का ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। समझ रहे हैं। तो ये मेरा बोलने का फीलिंग देखिए। तो मैं यहाँ पर नेसेसरी वाली कंडीशन लगेगी। तो पहला स्टेटमेंट आता है
कि द कंडीशन जो आपके क्या स्टेटमेंट ले लीजिए, द स्टेटमेंट इज नेसेसरी। तो जो आपके सामने स्टेटमेंट दी हुई है वो नेसेसरी है। अब स्टेटमेंट नेसेसरी है तो थोड़ा सा सोचिए, उसने दिया हुआ है कि आपका जो सेट है वो सब ग्रुप है। सो गिवन दैट, यहाँ पर आप ले लीजिए गिवन दैट H इज ए सब ग्रुप। आपको ये गिवन दिया हुआ है कि H सब ग्रुप है। कंडीशन से देखिए, बड़ा आसान है, कोई वो नहीं है। उसको सोच के देखिए कि आपको ये गिवन दिया हुआ है कि H सब ग्रुप है। दिस implies that H follows all the property. This implies that H follows all the property of group G. इसका मतलब ये है कि जो H है वो ग्रुप की G की सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब देखिए, कोई सेट H जो है वो G की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे समझिए, इसका मतलब वो क्लोजर भी है, वो एसोसिएटिव भी है, वो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, और वहां पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। तो मान लीजिए जब वो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होने पर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सब चीज है। तो ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा H को। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट सब ग्रुप है तो उसमें दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, अगर A, B बिलोंग कर रहा है अगर H को। ये चीज आप समझते हैं। तो अगर इसका मतलब है A भी बिलोंग कर रहा है H को और B भी बिलोंग कर रहा है H को, और H आपका सब ग्रुप है, और सब ग्रुप होने का मतलब वो ग्रुप है, तो इसका मतलब उसमें इनवर्स भी बिलोंग करेगा। अगर आपके पास एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है H में और वो सब ग्रुप है, तो इसका मतलब वहां पे पक्का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पूरा पढ़ के आए हैं इस चीज को कि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास कोई जो सेट है, कोई एलिमेंट है B, वो बिलोंग करेगा H में, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि B इनवर्स भी बिलोंग करेगा पक्का H में, कि B इनवर्स भी पक्का H में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है। अगर बिलोंग ही नहीं करेगा तो फिर तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर उसके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लेते हैं हम कि उसके पास हम लोग उसके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर तो वो किस बात का ग्रुप हो गया? वो तो ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जब वो ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सब ग्रुप नहीं है। ये आपको समझ आया? तो इसलिए मैं यहां से कह सकता हूं कि ए भी बिलोंग कर रहा है H में, बी भी बिलोंग कर रहा है H में, और बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H में। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ आया? अब देखिए, जो एलिमेंट आपका बी इनवर्स बिलोंग कर रहा था H में, वो कोई ना कोई एक एलिमेंट ही तो है। पूरे के पूरे सेट में से चाहे उसका नाम भले ही बी इनवर्स है, वो बी का इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो कोई एक एलिमेंट ही। इस बात को तो आप मानते हैं। दोबारा रिपीट करूं कि जो आपके पास एक सेट है उसमें ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, ऐसी ए इनवर्स भी करेगा, बी इनवर्स भी करेगा। तो ये जो ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी, ये चाहे जो एलिमेंट हो, वो सेट का एक एलिमेंट ही तो है। वो एक नंबर हो सकता है, वो एक अल्फाबेट हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है तो एक एलिमेंट ही। अब जब वो एक एलिमेंट है तो आप इस चीज को जानते हैं कि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी भी आती है। अब और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी उसी सेट में बिलोंग करेगा। इस चीज को समझिए कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी उसी सेट में बिलोंग करेगा। यही तो क्लोजर कहता है। तो यहां पर भी देखिए, अगर आपके पास ए भी बिलोंग कर रहा है H में और बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H में, तो यहां से सब ग्रुप होने के नाते आप इस चीज को बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स भी तो बिलोंग करेगा H में। आपने क्या किया? ए पे और बी इनवर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी, और क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते ही आपने इस चीज को बड़ी आसानी से कह दिया कि ए और बी का इनवर्स जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन वो बिलोंग करेगा H में। ये आपको समझ आया? तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि कोई चीज आपको सब ग्रुप गिवन है और सब ग्रुप गिवन होने के नाते आप उसको प्रूफ कर देंगे कि वहां पर ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को। बड़ी सिंपल सी बात है यार, हमने कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा कि वो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते उसमें मान लो कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक ए है और एक बी है, क्योंकि हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो दो एलिमेंट मान लीजिए बिलोंग करता है, एक भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक के लिए भी वही कंडीशन होगी कि आप ए इनवर्स प्रूफ कर देंगे कि बिलोंग कर रहा है H में। तो यहाँ पर दो की बात चल रही है जनरली, ए और बी, क्योंकि उसने बोला भी हुआ है, तो हम लोग दो लेके चलते हैं, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है।
अब वो सेट आपका सब ग्रुप है, इसका मतलब वो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब है वो सेट आपका क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। ये चीज समझ रहे हैं? तो जब वो आपका सब ग्रुप है तो इसका मतलब वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसी चीज से सहमत है? तो ए अगर बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, तो इनवर्स होने के नाते ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को क्योंकि ग्रुप है वो, और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को क्योंकि ग्रुप है, क्योंकि वो सेट पूरा आपका ग्रुप है। इसका मतलब उसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये आप समझ रहे हैं? तो ए का इनवर्स भी बिलोंग करेगा और बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। अब ये ए इनवर्स और बी इनवर्स है तो एक एलिमेंट ही, कोई ना कोई नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन है तो एक एलिमेंट ही। और एलिमेंट होने के नाते आप यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि वो ग्रुप है, क्योंकि वो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप लगा सकते हैं। और जब क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे किस किस पर? ए पर और बी इनवर्स पे, क्योंकि ये दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन उस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर, आपको जरूरत ए और बी इनवर्स की थी, तो आपने क्या करा? ए और बी इनवर्स का कॉम्बिनेशन प्रूफ कर दिया कि वो एच में बिलोंग कर रहा है। और जब आपने ये कॉम्बिनेशन प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब आपका एक रिजल्ट सेटिस्फाई ये हो गया कि अगर कोई भी सेट आपका सब ग्रुप होगा इसका मतलब पक्का ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। आपने नेसेसरी वाली कंडीशन प्रूफ कर दी। ये समझ आया? अब हम लोग अगली कंडीशन लेंगे और इसे करेंगे रफ। अगली कंडीशन हमारी आएगी जहां पर हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर, अब नीचे वाली कंडीशन आएगी क्योंकि ऊपर वाला तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, मान लीजिए, चलिए रफ नहीं करते। नीचे वाली कंडीशन आएगी कि अगर ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को तो इसका मतलब है कि वो सब ग्रुप होगा। अब हमें देखिए ये कंडीशन आती है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब ये जरूर दिखाना है, हमें ये कंडीशन जरूर दिखानी है कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को तो पक्का जरूर वो सब ग्रुप होगा। और इसी कंडीशन से हम लोग सारे के सारे सेट प्रूफ करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस या फिर थ्योरम्स करेंगे वहां पे यही दिखाएंगे कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को इसका मतलब पक्का वो सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिए, उसने हमें ये दिया हुआ है, हम लोग लेट कर लेते हैं क्योंकि जो चीज उसने दिया हुआ है हम लोग उस पर काम करेंगे और करते करते जो वो प्रूफ में मांग रहे हैं हम लोग वहां तक जाएंगे। इस चीज को आप समझ रहे हैं? तो ये उसने हमें दिया हुआ है कि लेट ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, लेट ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। ये आपको समझ आया? फॉर ऑल ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, आपके पास हर एक एलिमेंट ए कॉमा बी एच के पास होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि वो सब ग्रुप होगा। अब किसी भी चीज को सब, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से जो हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी उसके हिसाब से, कि हम लोग किसी भी चीज को सब ग्रुप तब प्रूफ कर पाएंगे जब हम लोग प्रूफ कर दें कि वो ग्रुप के सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि वो क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। इस चीज को आप समझते हैं? ठीक है, बस मेरे को इतना ही काम था क्योंकि किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मेरे को ये चार चीज प्रूफ करनी होंगी। जहां पर पहले मेरे पास क्लोजर आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा, दूसरा मेरे पास एसोसिएटिव आ जाएगा, एसोसिएटिव मान लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका एक रीजन है, अभी आपको समझ आ जाएगा। और तीसरा मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी, और लास्ट मेरे पास आइडेंटिटी के अलावा जो लास्ट रिजल्ट है वो आ जाएगा इनवर्स वाला, वो आ जाएगा इनवर्स वाला। अब देखिए उस सेट को मेरे को क्लोजर भी प्रूफ करना है क्योंकि ये गिवन है, बस मेरे को उसने सिर्फ इतना कहा है कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, तो मेरे को ये चारों प्रूफ करना है और ये चारों प्रूफ करते मैं ये बता दूंगा कि वो सब ग्रुप होगा। अब इसको सोचिए, सबसे पहले क्लोजर की बात करता है वो, तो क्लोजर की बात में आप इस चीज को तो जानते ही हैं, क्लोजर का मतलब यही तो होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ए कॉमा बी एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक सेट है पूरा का पूरा, उसमें कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। आप चीजों को सुनिए, मैं लिखने से ज्यादा सुनने में बोल देता हूँ, तो इसलिए आप चीजों को सुनिए। तो मान लीजिए कोई दो, एक सेट है, एक सेट में कोई दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, तो उसका कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, ए कॉमा बी भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वो बिलोंग करना चाहिए एच को। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं आइडेंटिटी वाला, हम लोग इससे प्रूफ करेंगे और उसको प्रूफ करने का एक रीजन है, उसे देखिए, एक रीजन है इसको प्रूफ करने का। ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है, तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास जो सेट गिवन है वो ये है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है, ये ए बी का जो ये इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है एच को। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, एच का मतलब है सेट वाले में, तो ए बिलोंग कर रहा होगा एच को और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा होगा एच को, तभी ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी से। समझिए इस चीज को,
ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब सिर्फ एक तीन चीजें यहाँ से तीन रिजल्ट निकलता है कि ए भी बिलोंग करेगा एच को, बी भी बिलोंग करेगा एच को, और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। इस चीज को तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब सिंपल सा एक रिजल्ट है कि ए भी बिलोंग करेगा एच को, बी भी बिलोंग करेगा एच को, और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये आपको समझ आया? बस मेरे को इतना सा बताना था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, तभी तो उसका कॉम्बिनेशन वहां पर एच सेट में बिलोंग करेगा। ये आप समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, मान लिया मैंने कि आपके पास एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा था एच को, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं आपके पास एक एलिमेंट था ए, वो बिलोंग कर रहा था एच को, कोई दिक्कत है, और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा था एच को। दो चीज की जरूरत है, एक तो ए की और एक बी इनवर्स की। तो आप मानते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है एच को और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, ये आप समझ रहे हैं? तो अगर मैंने क्या करा, बी को ए के इक्वल ले लिया थोड़ी देर के लिए, मान लिया मैंने कि अगर मेरे पास जो बी था वो ए के बराबर हो गया, इसका मतलब एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। अब आप एक एलिमेंट को एक्स के नाम से बोल दें, किसी एक एलिमेंट को वाई के नाम से बोल दें, जेड के नाम से बोल दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर समझ तो आ रहा है ना? उसको तो किसी भी नाम से बोला जा सकता है। तो मैंने क्या करा, बी वाले एलिमेंट को ए के नाम से ही बोल दिया। एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, अब जब वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका नाम चाहे कोई बंदा एक्स ले, वाई ले, जेड, एबीसीडी कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर हर एक एलिमेंट बी को ए के नाम से बुलाऊंगा। ये आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सिर्फ एक रिजल्ट आता है कि अगर बी बराबर ए हो गया तो इस वाली कंडीशन से ए इंटू में ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। मानते हो कि नहीं मानते? नाम तो कुछ भी हो सकता है, अब नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि ए इंटू में ए इनवर्स, मैंने बी की जगह ए पुट करा तो वो बिलोंग करेगा एच को। अब जब ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब एक रिजल्ट आता है कि दोनों को अगर आपने ए और ए इनवर्स को कंबाइन कर दिया तो ये रिजल्ट कंबाइन होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, जिसको मैं ई नाम से डिनोट करता हूं। तो जब ये आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा तो आप यहां से सिंपल कह सकते हैं कि ई भी जो है वो बिलोंग करेगा आपका एच का, ई भी बिलोंग करेगा एच को। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट है यार। मान लो आपके पास ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो किसी भी एलिमेंट को किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करा, आपको बी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना था। अब उसका कोई लॉजिक होना चाहिए कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही तरीके से आता है कि जब आपने दोनों की मल्टीप्लाई को प्रूफ करवा दिया, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, तभी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये आप समझ रहे हैं? जब एक एलिमेंट का किसी इनवर्स के साथ कॉम्बिनेशन करवाएंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब बी को आपको ए में बदलना था। अब जब आपको बी को ए में बदलना था तो आप क्या करेंगे, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, और बी को ए से रिप्लेस करने के बाद आपके पास एलिमेंट आ जाएगा ए और ए इनवर्स। फिर आप ये दिखा देंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो बिलोंग कर रहा है एच को, और ए इंटू ए इनवर्स का असली मतलब तो यही होता है ना कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहे हैं एच को। और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट में यही तो प्रूफ करना होता है, यही तो बताना होता है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ये आपको समझ आया? तो ये कंडीशन सिंपल सेटिस्फाई हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, कोई दिक्कत है? अब इसी तरीके से एक एलिमेंट और सोचिए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी करने का ये फायदा होगा कि वहां पर हमने दिखा दिया कि आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब उससे हम लोग आइडेंटिटी की मदद से बाकी सारे रिजल्ट भी कर देंगे। जैसे देखिए, आइडेंटिटी के बाद मान लीजिए हम लोग इनवर्स करते हैं, तो किसी भी चीज का इनवर्स आता है ना, किसी भी चीज का इनवर्स, इसका मतलब एक रिजल्ट है कि जब आप किसी एलिमेंट में इनवर्स एलिमेंट कब आएगा, जब आप किसी एलिमेंट में किसकी मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ये आप समझ रहे हैं? तो उसको छोड़िए, इनवर्स एलिमेंट देखिए कैसे आएगा। जो मैंने अभी लाइन बोली इसको कोई मीनिंग नहीं था, इनवर्स वाला मैं फर्स्ट पार्ट में चला गया था, ठीक है? हाँ, इनवर्स वाला देखिए, आपके पास 5 एलिमेंट आ गए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पांचों सेम टू सेम भी हो सकते हैं, वो पांचों अलग भी हो सकते हैं, और उन पांचों के नाम है ए बी, ए इनवर्स, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा, बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, और ई बिलोंग कर रहा है। अब ये पांचों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ए को सारे के सारे एलिमेंट को ए से डिनोट कर दें, सारे के सारे एलिमेंट को बी से डिनोट कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो ए, चाहे कोई भी एलिमेंट हो बी, वो बिलोंग कर रहा है एच को, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो आप इस चीज को जानते हैं कि अगर आपने क्या करा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्लोजर के हिसाब से, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी भी एक इनवर्स एलिमेंट का
क्लोजर लगा दिया, किसी भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट पे और किसी भी एक इनवर्स एलिमेंट पे क्लोजर लगा दिया। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और उसके इनवर्स भी। वो इनवर्स चाहे ए का हो, वो इनवर्स चाहे बी का हो, दोनों के दोनों उसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेट क्लोजर तो था ही, उसमें क्या प्रूफ करना। लेकिन अभी चलिए बता देंगे आपको भी, मुंह से समझा देंगे बोल के। तो आपने क्या करा, आइडेंटिटी एलिमेंट पे और किसी भी एक पे, चाहे वो ए इनवर्स हो सकता था, वो बी इनवर्स हो सकता था, वो सी इनवर्स हो सकता था, वो डी इनवर्स हो सकता था, वो एक्स इनवर्स हो सकता था, कुछ भी नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने क्या करा, उस आइडेंटिटी एलिमेंट की और उस इनवर्स एलिमेंट पे क्लोजर लॉ लगा दिया। और क्लोजर लॉ लगाने के बाद आप जानते हैं कि ये बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि क्लोजर लॉ लगा दिया। इसका मतलब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी सेट में, सॉरी किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी का कंपोजिशन लगा दूं तो वही सेम टू सेम आता है। किसी भी एलिमेंट में आप आइडेंटिटी में चाहे उस कोई भी रिजल्ट लगाइए तो वही सेम टू सेम एलिमेंट आता है। इसका मतलब यहां से अगर आपने ए इनवर्स पे एलिमेंट ई का कॉम्बिनेशन लगा दिया तो आपके पास ए इनवर्स ही आएगा और ए इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच को। ये चीज आपको समझ आया? तो इसका मतलब आप ये दिखाना चाहते थे कि किसी भी सेट ए के लिए ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, तो आपका इनवर्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। क्रिएटिविटी देख लो, मतलब जिसने ये बताया होगा उसकी क्रिएटिविटी देखो, हर चीज की यही देखा करो कि उसने कैसे सोच लिया कि वो ये आ गया, इस चीज को देखा करो। ये मत देखो कि चलो हाँ ठीक है ये आ गया, ये तो समझ आ ही जाता है कि हाँ अगर ये हो रहा है तो वो बिलोंग करेगा उसको, वो बिलोंग कर रहा है उसको तो वो ऐसा होगा, वो ऐसा हो रहा है तो वैसा होगा, ये तो समझ आ जाता है। लेकिन कोशिश करा करो उसकी क्रिएटिविटी देखने पे, तभी उस चीज किसी नए रिजल्ट को अपनी तरफ से प्रूव कर सकते हो। ये समझ आया? कोई सेट क्लोजर है उसका मतलब सिंपल सा रिजल्ट है, क्लोजर वाली चीज को करना है कि अगर दो सेट बिलोंग कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा, तभी तो वो सब ग्रुप वाली कंडीशन बनेगा। तो ये तो क्लोजर वाला। और एसोसिएटिव, हर एक सेट एसोसिएटिव होता है, तो इसमें तो बताने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट है, आप लोग जानते हैं अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ के आए हैं। और नॉर्मली भी है यार, सब ग्रुप करने के लिए कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी एक सेट लीजिए, उस सेट के कॉम्बिनेशन उसमें बिलोंग करेगा इसको, तभी वो सब ग्रुप बनेगा। ये आप समझ रहे हैं? तो क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स खास वाली प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने प्रूफ कर दिया, इसी में समझना होता है। क्लोजर और एसोसिएटिव वाली कंडीशन तो नॉर्मल है, ये आपको समझ आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर क्लोजर करना चाहे तो एक तरीका और है, अगर आप मान लीजिए इस तरीके से नहीं करना चाहते तो क्लोजर का एक तरीका और है, मैं सिर्फ करके करवा देता हूँ इस चीज को। एक तरीका और है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतना जानते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को, बहुत सारे तरीके होते हैं ना किसी चीज को करने के। आपको मान लीजिए जो मैंने अभी मोरल बोला वो समझ नहीं आया तो आप रिटर्न समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बिलोंग कर रहा है एच को, और यहां से आप ये भी जानते हैं कि बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, सिंपल सा रिजल्ट है। तो ये जो ए है, ये जो बी इनवर्स है, चाहे जो भी है ये कोई ना कोई एक एलिमेंट ही तो है। और आप जानते हैं सब ग्रुप होने के नाते हर एक एलिमेंट का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, हर एक एलिमेंट का। अभी आप करके भी आए, चाहे कोई भी एलिमेंट ए हो उसका ए इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मल सी बात भी है, जनरली मीनिंग भी है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है तो उसका मतलब इनवर्स भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि आपके पास बी इनवर्स कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। मैंने उसको मान लीजिए एक्स नाम दे दिया, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को। मैंने बी इनवर्स को एक्स के नाम से डिनोट करा है, बी इनवर्स को एक्स के नाम से डिनोट करा है। ये आपको समझ आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एच को। अब ये एक्स या फिर बी इनवर्स जो दोनों एक ही नाम है, ये एक एलिमेंट ही तो है। अब जब ये एक एलिमेंट है तो इसका सिर्फ एक मीनिंग आता है कि उस पक्का उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा। जब कोई भी एलिमेंट का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा, इसका मतलब यहाँ पर इस x का x इनवर्स भी जरूर बिलोंग करेगा h को। ये आपको समझ आया? और x का असली मतलब क्या था? b इनवर्स था। तो आप यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि b इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा h को। ये चीज आपको समझ आया? और आप क्या करो, क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो, किस किस पर? ए पर और बी इनवर्स पे, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे एच को तो इसका मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा एच को, उसने ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास दो एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी इनवर्स का इनवर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा एच को। तो यहां से मैं प्रूफ कर दूंगा कि ए इंटू में बी इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को, और बी इनवर्स का इनवर्स तो बी देगा, तो आपके पास सिंपल रिजल्ट आ गया कि ए बी भी बिलोंग करेगा एच को। ये कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसने बोला था ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, उसने ऐसा गिवन था, तभी मैंने वहां पर आइडेंटिटी में
ए इंटू ए इनवर्स लगाया, क्योंकि उसने ऐसा बोला था, क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है एच को, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग कर रहा है एच को, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच को बिलोंग कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग कर रहा है एच को। तो ये बात मैंने तभी लगाई क्योंकि उसने मेरे को ये बोला था ये चीज, ये समझ है आपको। तो ये क्लोजर लॉ था और सिंपल सी बात है वो एसोसिएटिव तो हो गई, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये पहली थ्योरम थी जहां पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई भी सब ग्रुप है, तो आप अगर आप सिर्फ इतना सा प्रूफ कर दो कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, सिर्फ इतना सा और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा कि हाँ ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो वो मान जाएगा कि हाँ सब ग्रुप है वो सेट। ये समझ आया। तो सब किसी भी चीज को सब ग्रुप करने से अच्छा उतने बड़े से बड़े मेथड जो आप करते थे, चारों प्रॉपर्टी लगाते थे, उनसे अच्छा सिर्फ आप इतना सा प्रूफ कर दो कि भैया ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तो आप वो मान जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब वो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनली वो सब ग्रुप है। ये आपको समझ आया। एक थ्योरम और है, आखिरी थ्योरम है, उसे और कर लेते हैं हम लोग, लास्ट थ्योरम है बस वो वाली, फिर उसके बाद हम लोग एक आधे क्वेश्चन देख के सब ग्रुप वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट चल रहा है, देख लीजिए प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, और नहीं है दिया हुआ है तो देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में होगा, मेरे चैनल पे जाके, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में। हाँ देखिए, अगली प्रॉपर्टी थ्योरम ये कहती है, थ्योरम नंबर 2 है, हमें 2 थ्योरम पढ़नी है, एक थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी थ्योरम आ चुकी है। ये थ्योरम ये कहती है कि भाई अगर आपका कोई सेट है वो सब ग्रुप होगा एच जी का, ये वो फलाना ठिकाना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई चीज सब ग्रुप है तो इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इससे पहले वो वही बार बार रिपीट कर रहा है हर वर्ड कि इफ, मैं पढ़ देता हूँ, ए नॉन एम्प्टी सेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, ये बार बार वही रिपीट कर रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है, या लिख दें अगर आपको मान लीजिए चलो दिक्कत होता है तो लिख देते हैं, अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे होंगे तो आप लिख देते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट एच ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। यहां से कंडीशन आती है, ये मेन कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है, ये ए बिलोंग कर रहा है एच को एंड बी बिलोंग कर रहा है एच को, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ए बी बिलोंग करेगा एच को। और सेकंड कंडीशन पे ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए इनवर्स जो था वो बिलोंग करेगा एच को। वो ये कहना चाहते हैं कि जो ए था, ये ठीक लिखा है हमने, ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स जो था वो बिलोंग करेगा एच को, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो कहना चाह रहा है कि आपके पास फिर से 2 कंडीशन आ गई, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का वर्ड लगा हुआ, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन जहां भी देखो 2 कंडीशन लगती है, नेसेसरी वाली, सफिशिएंट वाली, दोनों को समझो क्यों लगती है। क्योंकि उसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट जो है वो सब ग्रुप अगर होगा, तो सब ग्रुप होने के बाद वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इनका मतलब प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ये सिंबल राइट का निशान लग रहा है, ये प्रॉपर्टी है। तो वो कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई सेट सब ग्रुप है तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करेगा, ये मेरे को दिखाना है। और वो ये कहना चाहता है कि उल्टा भी चलता है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब अपोजिट भी चलता है, कि अगर कोई भी 2 सेट इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया। 2 कंडीशन चलती है कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब, क्योंकि अपोजिट भी जाना है, फॉरवर्ड भी जाना है, बैकवर्ड भी आना है। तो फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सेट सब ग्रुप है, इसका मतलब वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, ये फॉरवर्ड मेथड था, मतलब आप फॉरवर्ड जा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई 2 सेट इन दोनों प्रॉपर्टी को, एक सेट कोई भी अगर आपके पास एक सेट इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो सब ग्रुप होगा। ये वाली कंडीशन भी कहती है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए अगर सब ग्रुप है तो पक्का दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे, पक्का वर्ड लगे, देखिए मैंने जैसे बोला हिंदी वर्ड पक्का, तो इसका मतलब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन लग रही है कि वो जरूर इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। अगर कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप कब बना होगा, जब वो नीचे दी हुई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो वही तो प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है मान लीजिए, तो वो जब सब ग्रुप होगा तो जरूर इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। ये समझ आया। और ये वाला वर्ड लगता है
कि अगर कोई भी मतलब एक सेट है वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो सब ग्रुप होगा। अगर आपने ये दिखा दिया कि हाँ वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इतना कह दूंगा कि हाँ वो सब ग्रुप होगा, और मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये दो आपने दिखा दिया कि अगर ये बिलोंग कर रहा है उस सेट में, तो मैं कह दूंगा कि हाँ वो मेरे लिए सब ग्रुप होगा। इसका मतलब ये मेरे लिए बहुत है कंडीशन। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो सब ग्रुप होगा। इसका मतलब ये सफिशिएंट वाली कंडीशन है, ये आप समझ रहे हैं। और आप समझ भी सकते हैं फॉरवर्ड वाली कंडीशन नेसेसरी होती है और बैकवर्ड वाली कंडीशन सफिशिएंट वाली होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कंडीशन, इसको समझिए, इसको फील मुंह से बोल के देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि अगर कोई सब ग्रुप है तो इन दोनों कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, इसलिए नेसेसरी वाली कंडीशन लगेगी, नेसेसरी बोला जाता है। और अगर कोई दो सेट इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो जरूर सबसेट होगा, पक्का सबसेट होगा। तो उसके लिए मैंने सफिशिएंट लगा दिया कि अगर मैंने दिखा दिया कि अगर ये दोनों हो रहा है काम, तो वो सब ग्रुप होगा। ये मेरे लिए बहुत है, उससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ आए? तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन चलती है। अब स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग पहली कंडीशन लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, फिर अपना ये थ्योरम भी फिनिश करेंगे। पहली थ्योरम समझ चुके हैं तो दूसरी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। पहली थ्योरम की मतलब इसका फर्स्ट पार्ट था द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, कि जो उसने आपको कंडीशन दी हुई है वो नेसेसरी है। अब थोड़ा सा इसको सोचिए कि जो कंडीशन दिया हुआ है वो नेसेसरी, ये दिख तो रहा है ना, ये डबल लाइनिंग अभी, कंडीशन नेसेसरी है, इसका मतलब वो आपसे कह के मान चल रहा है कि लेट एच इज ए सब ग्रुप। उसने आपको दिया भी हुआ है, इसलिए आपने मान लिया कि लेट एच इज ए सब ग्रुप, कि जो आपको सेट एच गिवन है वो सब ग्रुप है। अब इस चीज को ध्यान से सोचिए कि जब आपका एच सब ग्रुप है, इस चीज को समझिए कि जब आपका एच जो है वो सब ग्रुप है, तो यहां से सिर्फ एक बात आती है कि वो सब ग्रुप तब बना होगा जब उसने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करी होगी। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखिए, ये क्लोजर के लिए कह रहा है, इसका असली मतलब क्लोजर है, नाम क्लोजर है इसका। और सेकंड वाली प्रॉपर्टी को देखिए, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। और यहां पे देखिए उसने कहा है सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी, और ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने में उसने क्लोजर भी सेटिस्फाई करा होगा और इनवर्स भी सेटिस्फाई करा होगा, तभी वो ग्रुप बना होगा, और तभी ग्रुप बनने के बाद वो किसी का सब ग्रुप बनेगा। ये आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वो मेरे से अगर कहना चाह रहा है कि सब ग्रुप है, तो इसका मतलब वो क्लोजर भी होगा। तो क्लोजर होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वो सब ग्रुप है, इसलिए वो क्लोजर है। फिर उसके बाद वो एसोसिएटिव भी होगा, जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनवर्स मांग रहा है। आइडेंटिटी भी होगा, जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनवर्स मांग रहा है। इनवर्स भी होगा, जरूरत है तो मैंने लिख दिया कि वो इनवर्स भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट। ये आप समझ रहे हैं? उसने अगर बोला हुआ है मेरे को कि ये सेट सब ग्रुप है, तो जब भाई सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि वो सब ग्रुप है, तो फिर तो मैं मान के चलूंगा ना कि वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर मेरे को सिर्फ दो की जरूरत थी, एक क्लोजर की और एक इनवर्स की, तो मैंने सिर्फ दोनों प्रॉपर्टी को दिखा दिया कि हाँ वो क्लोजर भी है और वो वाली प्रॉपर्टी इनवर्स भी है। ये आपको समझ आया? तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था पहले वाला। नेसेसरी वाली कंडीशन बड़ी आसान होती है समझना, हमें सफिशिएंट वाली में होता है, वो आपके लिए मेन होगा। ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि नेसेसरी वाली में वो बोल के देता है और वो ऐसा होता है तो वो होगा ही, क्योंकि जब उसने ऐसा बोला है तो वो तो सिंपल सा रिजल्ट है। ये वाली कंडीशन मेन होती है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है इसी का, कि द कंडीशन इज सफिशिएंट। ये वाली कंडीशन को समझिए ध्यान से, द कंडीशन इज सफिशिएंट, जो आपके पास कंडीशन है वो सफिशिएंट होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कंडीशन सफिशिएंट है, इसका मतलब यहाँ पर आपसे वो इतना गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है कि वो क्लोजर भी है और वो इनवर्स भी है। चलिए, कि वो क्लोजर भी है और वो इनवर्स भी है, ये आपको गिवन है। सिर्फ इतनी सी बात उसने कही है कि कोई चीज क्लोजर भी है और वो चीज इनवर्स भी है, और आपको प्रूफ करना है इन दोनों चीज से कि वो सब ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखिए, सामने वाला बंदा बोल रहा है वो क्लोजर है, तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। जब उसने बोल दिया कि वो क्लोजर है, इसका मतलब क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ यही प्रूफ करना होता है ना कि दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं किसी एक सेट को, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा उसी सेट को। हमें इतना प्रूफ करना होता है। उसने दिया हुआ है, हमने ले लिया। जब उसने सामने से ऐसा बोल के दे रहा है वो, तो फिर हम तो ले लेंगे ना उसे, उसमें लेने में दिक्कत क्या है? जब उसने बोल दिया ये क्लोजर है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया क्लोजर है, ठीक है। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है वो चार प्रॉपर्टी, और चार प्रॉपर्टी प्रूफ करने के बाद ही मैं ये कह पाऊंगा कि वो सब ग्रुप है। सब ग्रुप, ये वो सब ग्रुप है, आप समझ रहे हैं? तो क्लोजर उसने बोला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एसोसिएटिव में आप जानते हैं कोई भी सेट एसोसिएटिव होता है, तो ये तो सिर्फ नाम के लिए यहाँ दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी में आएगा, वरना तो एसोसिएटिव है ही है। तो एसोसिएटिव वाली कंडीशन तो लगी रही है, सिंपल।
उसके बाद मेन आता है आइडेंटिटी वाला, इनवर्स वाला, क्योंकि 99% सेट आपके एसोसिएटिव और क्लोजर तो होते हैं। आता है आइडेंटिटी वाला और इनवर्स वाला। अब ध्यान समझिए उसने और क्या दिया हुआ है, क्लोजर के अलावा और क्या दिया हुआ है, इनवर्स दिया हुआ है। वो ये कहना चाह रहा है कि ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। उसने ये गिवन दिया हुआ है। गिवन यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो हो ही रहा है। उसने ये गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन GIVEN, गिवन ए बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू एच। उसका कहने का साफ साफ ये मतलब है कि कोई भी सेट अगर आपने ले लिया तो उसका इनवर्स, कोई भी एलिमेंट, सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट अगर आपने ले लिया तो उसका इनवर्स जरूर उस सेट में बिलोंग कर रहा होगा। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो मेरे से भैया कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स बिलोंग करेगा। मैंने मान लिया ठीक है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ये चीज आपको समझ आया। अब यहां से आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। आपको आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है क्योंकि इनवर्स वाली तो उसने दी हुई है, उसका तो प्रूफ कुछ करना नहीं, वो सामने से उसने दिया हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। वो मेरे से ये कहना चाहता है कि ए बिलोंग कर रहा है एच को और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ए और ए इनवर्स अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर उसने दो अलग अलग बोला है तो मैंने दो अलग अलग ले लिया कि ए बिलोंग कर रहा है एच को तो ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये दोनों सेम टू सेम भी हो सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, ये आप समझ रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, इनवर्स एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, उसने ये बोला है कि ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। इसका मतलब यहाँ पर वो दो अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहा है। सेम होंगे तो कोई बात नहीं, अलग अलग ही बात कर रहा है, मैंने ले लिया। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट है, एक का नाम ए है, एक का नाम ए इनवर्स है, और उसने मेरे को क्लोजर में ये बताया हुआ है कि अगर एक का नाम ए हो और एक का नाम चाहे बी हो, बी को मैं ए इनवर्स मान सकता हूँ, कुछ भी नाम तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बिलोंग करेगा एच में। इसका मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को तो ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, तो फाइनल में मैं ये कह सकता हूँ कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बिलोंग करेगा एच को। तो उसने यहाँ दिया हुआ है कि ए बिलोंग कर रहा है एच को और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो बाय क्लोजर लॉ वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और ए इनवर्स का कॉम्बिनेशन भी बिलोंग करेगा एच को। और ए इंटू ए इनवर्स का असली मतलब तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका मतलब ई बिलोंग कर रहा है एच को, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ आया। क्लोजर एसोसिएटिव था ही, इनवर्स उसने दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैंने प्रूफ कर दिया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब वो ग्रुप हो गया, और वो ग्रुप बन गया तो जी का सबसेट है, इसका मतलब वो सब ग्रुप बन गया। ये आपको समझ आया। तो इन दोनों कंडीशन से आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो सेट आपका गिवन है वो सब ग्रुप भी होगा। ये समझ आया। ये दो थ्योरम्स थी, बड़ी अच्छी थ्योरम थी और बड़ी फेमस भी है, क्योंकि मैक्सिमम 99% रिजल्ट आप इन्हीं से करते हैं। ये आप समझ रहे हैं। करने के लिए आप वो चारों मेथड लगा देंगे, वो लेंथी पड़ता है, समय की बर्बादी होती है, तो आप सिर्फ इनको लगा कर आइए, चाहे इसको चाहे उसको, आपका जो मन करे, चाहे इसको लगा दीजिए चाहे उसको लगा दीजिए, और दोनों रिजल्ट से आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो आपका जो है सब ग्रुप होगा। मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे। एक सेकंड में चौक निकालूं, हाँ अब एक सेकंड बस, और मुश्किल से एक सेकंड, चलिए यही ठीक है, यही ठीक है सिर्फ। हाँ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक दो क्वेश्चन लेंगे और दो क्वेश्चन में दोनों रिजल्ट में ये देखेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे और दोनों रिजल्ट को दोनों अलग अलग थ्योरम्स के हिसाब से प्रूफ करेंगे। मतलब हम टोटल 4 केस प्रूफ करने वाले हैं, 4 केस, मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, 4 केस बिल्कुल। एक करते हैं, एक मैट्रिक्स वाला करते हैं, और एक अगला रिजल्ट मैट्रिक्स के अलावा ये ऐसा कुछ है, ये एच इनवर्स ऐसा कुछ है, वो अजीब सा रिजल्ट है, उसे करेंगे। तो मैट्रिक्स वाला करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सो डेट एच इज इक्वल टू, सीधा थ्योरम, वो पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा, काम की बात करते हैं सीधा। एच इज इक्वल, ये सॉरी, एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स की बात कर रहा है, इसलिए ए बी 0 1 ये मैट्रिक्स है, जहां पर आपका ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, मतलब ये सब ग्रुप होगा 2x2 मैट्रिक्स का। सॉरी, ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का, आपको प्रूफ करना है कि मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के हिसाब से, ऑपरेशन उसने यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है,
तो वो कहना चाहता है कि मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन के हिसाब से आप प्रूफ करो कि ये सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होने का मतलब आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो 2x2 का एलिमेंट ही मिलना चाहिए, 2x2 का मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। और 2x2 मैट्रिक्स की खास बात ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर के दो एलिमेंट में चाहे कोई भी रियल नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए की जगह जीरो के अलावा कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट कर लेंगे, और बी की जगह तो भले ही जीरो लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी जो है पूरा का पूरा रियल नंबर है। तीसरे एलिमेंट में हमेशा जीरो मिलना चाहिए और चौथे एलिमेंट में हमेशा 1 मिलना चाहिए। तो आपको सेट इस तरीके का मिलना चाहिए। अब देखिए ये हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो करने के लिए अगर मैं करना चाहता तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता कि क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है और आइडेंटिटी इनवर्स भी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप थ्योरम लगा दीजिए। तो थ्योरम देखिए इस तरीके से लगा देंगे। मान लीजिए पहले हम लोग थ्योरम नंबर 1 लगाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म की है, तो इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स का ऐसे लिख, जैसे मान लीजिए ये A B 0 1 और यहाँ पर C D 0 1, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि इसका इनवर्स, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना होगा कि A B 0 1 और यहाँ बगल से C D 0 1 का इनवर्स बिलोंग करेगा H को। हमें ये प्रूफ करना होगा। ये आप समझ रहे, पहली वाली प्रॉपर्टी देखिए, ये हमें प्रूफ करना होगा। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब हम सिंपल से कह देंगे कि वो सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो आप बड़ी आसानी से कर देंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पर डिफिकल्टी का केस है कि इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स आप उसी मेथड से निकालेंगे जैसे आपने लोअर्स क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे 12th क्लास में जो रिजल्ट आता है हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स वाला, आप उसे निकालेंगे। मान लीजिए हम लोग जल्दी से यहाँ पे निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका मॉडुलस A इज इक्वल टू C आएगा। A11 आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर A12 मैं जल्दी से इनवर्स निकाल दे रहा हूँ, आप किसी भी मेथड से निकालिए। मैं यहाँ पर एडजॉइंट वाला मेथड लगा रहा हूँ। A12 आपको पहला दूसरा 0 मिल जाएगा, A21 आपको दूसरा पहला D मिल जाएगा, माइनस का D फाइनली, और A22 आपको C मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 0 माइनस का D और C, आप ये लिख देंगे। और ये इसको डिवाइड करेंगे आप A से, इसको डिवाइड करेंगे आप 1/A से, तो आपको ये इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। इनवर्स एलिमेंट क्या मिल गया? 1/A 1 0 माइनस का D से। ये इसका इनवर्स एलिमेंट ये है क्या? 1/A 1 0 माइनस का D से। ये आपको समझ आया? या ठीक है, ऐसा एक सेकंड पक्का यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकंड और चेक कर लेते हैं। आपका ये क्या था? ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू ये A कहाँ से आ गया? ये गलत है, ये A कहाँ से आ गया? A तो नहीं आना चाहिए था, ये गलत कर दिया हमने। तभी चलो आराम से करते हैं, ये हमने गलत कर दिया, सॉरी। मैंने आपका 15-20 सेकंड खराब करा, सॉरी। देखिए हमें इनवर्स निकालना है इसका। हमने मान लिया A इज इक्वल टू, सिंपल सा रिजल्ट है CD 0 1, CD 0 1, ये हमें सिंपल सा रिजल्ट है। सॉरी मैंने आपका टाइम खराब करा। आपने निकाल लिया हो तो अच्छी बात है, फिर तो आप मुश्किल से 15-20 सेकंड स्किप कर दीजिए एक दो बार। तो आपने निकाल लिया तो फिर मैं क्योंकि इनवर्स ही बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A का मतलब ये माइनस का ये, तो C1 जा C माइनस का 0 C मिलेगा। फिर आप A11 निकालेंगे, तो A11 के हिसाब से पहला रो पहला कॉलम छुपाया तो 1 बचा। A12 के हिसाब से पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया तो 0 बचा। फिर A21 के हिसाब से दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया तो D बचा। और फिर A22 के हिसाब से दूसरा रो और दूसरा कॉलम छुपाया तो C बचा। साइन चेंज होगा तो माइनस D हो जाएगा। फिल करेंगे तो 1 और ये यहाँ 0 आएगा, लेकिन ट्रांसपोज करने पर यहाँ चला जाएगा, ये माइनस का D और ये वाला C, और यहाँ पर 1/C आएगा इनवर्स फाइनली। तो आपका ये इनवर्स आ रहा है 1/C 1 0 माइनस का D और C, ये आपका इनवर्स एलिमेंट आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर C से डिवाइड करना है। तो C से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा कि A B 0 1, इसका इनवर्स C से भी डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1/C माइनस का D/C, 0/C का मतलब 0 और C/C का मतलब 1। ये आपका इनवर्स आ गया। ये आपको समझ आया? ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये वाला भी यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स। अब इस चीज को ध्यान समझिए कि आपके पास ये एलिमेंट गिवन था, इसका इनवर्स ये आ चुका है। और आप एक चीज को ध्यान समझिए, इस 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म उसी तरीके से है जो उसको चाहिए था। पहले नंबर पे कुछ भी लिखा हो 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। 1/C 0 तो नहीं है, कोई भी रेशनल नंबर है एक्सेप्ट कर लूंगा।
यहाँ पे बी पे तो कोई भी रियल नंबर हो, तो माइनस डी अपॉन सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तीसरे नंबर पे 0 चाहिए, चौथे नंबर पे 1 चाहिए, तीसरे नंबर पे 0 चाहिए, चौथे नंबर पे 1 चाहिए, कॉम्बिनेशन वही आया, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब मुझे ये दिखाना है कि दोनों की मल्टीप्लाई इसी तरीके से होगी, मतलब एच में बिलोंग करेगी, और एच का असली मतलब क्या है, ये वाला। तो दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप जानते हैं, ऐसे की मल्टीप्लाई ऐसे करवाएंगे, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो ये a की 1 अपॉन सी में होगी तो a अपॉन सी मिल जाएगा, b की 0 में होगी तो 0, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, मैं कर दूं। a की माइनस डी अपॉन सी में होगी तो माइनस का डी अपॉन में सी मिल जाएगा, और b की 1 में होगी तो प्लस का b मिल जाएगा। उसी तरीके से 0 की 1 अपॉन सी में 0, 1 की 0 में 0, फिर इसकी 0 में इसमें, फिर इसकी 1 में 1 मिलेगा। आपको ये रिजल्ट मिलेगा दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, और आप देख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है एच में। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट a अपॉन सी, a 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला ही 0 नहीं है तो फिर कभी 0 नहीं बनेगा। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने कहा है b कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तीसरे नंबर पे 0 लिखा है, चौथे नंबर पे 1 लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स आया वो आपका उसी h की फॉर्म का आ गया जो उसे चाहिए था, तो आप उसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपको समझ आया? ये थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से हमने इसको प्रूफ किया। अब इसी को हम थ्योरम नंबर 2 के हिसाब से देखेंगे। वो थ्योरम ये कहती थी कि अगर कोई चीज आपके पास सब ग्रुप है तो आप सिर्फ दो चीज प्रूफ कर दो कि a बिलोंग कर रहा है h को और b बिलोंग कर रहा है h को, तो दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब है a b भी बिलोंग करेगा h को। हमें ये प्रूफ करना था, और हमें ये प्रूफ करना था कि अगर a बिलोंग कर रहा है h को तो a का इनवर्स भी बिलोंग करेगा h को। सिर्फ ये दो चीज प्रूफ करनी थी। देखिए दूसरा रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का नाम ये ले लो, ये ले लो, मैंने ए बी का नाम बदल के सी डी रख दिया, नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट हमने ये था, हमारे पास ये था, और इसका फॉर्म सेम उसी तरीके से 2x2 मैट्रिक्स का है जो उसने दिया था। इसका मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, बचती है पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि a बिलोंग कर रहा है h को और b बिलोंग कर रहा है h को, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब है मल्टीप्लाई भी बिलोंग करेगा h को। एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं, दोनों की फॉर्म उसी तरीके से जो उसको ऊपर की तरफ यहाँ पे चाहिए थी, दोनों की मल्टीप्लाई करवाई, जो आपका नया रिजल्ट बना वो उसी तरीके से आया जो उसको चाहिए था। नाम अलग है, बस नाम कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन फॉर्म और 2x2 का मैट्रिक्स वही आया जो उसको चाहिए था, वही आया जो उसको चाहिए था। वो चाहे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ क्लोजर के लिए, चाहे वो इनवर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों मिल तो रहा है, इसका मतलब दूसरी वाली थ्योरम भी सही है। तो आप उसको चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझ आया? तो क्या कहा था, क्वेश्चन बड़ी आसानी से चुटकियों में होंगे। फर्स्ट पार्ट में से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट में करा तो बड़ी मतलब आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, लेकिन अगर आपने उसको थ्योरम प्रूफ कर लिया और थ्योरम प्रूफ करके उसको समझ गए कैसे करना है, दो बार, सिर्फ दो बार अपने आप समझ जाओगे। तो अगर आपने उसको समझ लिया कैसे करना है, फिर तो मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है एक, चाहे आप उसको उस थ्योरम से करें चाहे इस थ्योरम से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ आया? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था और ये मेरे सामने लिखा भी हुआ है, ये मैं आर कुमार की बुक में से पढ़ाता हूँ, खुद भी उसी में से पढ़ता हूँ, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और बड़ी अच्छी किताब होती है यार ये वाली, ये आर कुमार की जो बुक है बड़ी अच्छी बुक होती है, आप देख सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दिख रहा है आपको, तो ये बड़ी अच्छी बुक होती है। जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट होता है ना उसके लिए काफ़ी 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 अच्छी बुक होती है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि अगर उसने बोला है कि ए कैपिटल एच ए इनवर्स का जो मतलब एलिमेंट है वो आपको मिलेगा ए स्मॉल एच और ए इनवर्स के टाइप का, जहां पर स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप होगा। बाकी काम की चीज नहीं लिख रहा, इधर उधर की चीज की वो सब ग्रुप है, वो जी का वो है, वो नहीं लिख रहा, सिर्फ इतने की जरूरत थी, इतना लिख दिया। क्या बोला उसने? उसने बोला अगर ए स्मॉल ए कैपिटल एच ए इनवर्स का साइज कुछ ऐसा है, ए स्मॉल एच स्मॉल ए इनवर्स, तो आपका जो स्मॉल एच था वो कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। मतलब इसको इस तरीके का उसने एलिमेंट दिया हुआ है कि जो ए एच ए इनवर्स है वो ए स्मॉल एच ए इनवर्स के टाइप का है। ये आपको समझ आया? तो हमें ऐसा प्रूफ करना है जहां पर ये स्मॉल एच वाला बिलोंग करेगा एच में। ये आपको समझ आया? तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक एलिमेंट मेरे पास
x बराबर मैंने मान लिया कि मेरे पास a, क्योंकि देखिए अब हर जगह इसको लिखना पॉसिबल नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखूंगा, लेकिन हर जगह ये लिखूंगा तो बड़ा इरिटेट हो जाएगा और मैं हो सकता है कि सवाल छोड़ के वीडियो छोड़ के आपको थैंक यू बोल के बाय बोल दूं, ये आप समझ रहे हो, तो ये इरिटेट करेगा मेरे को। तो इरिटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक नाम दे दूंगा और वो नाम ये दे दूंगा कि x बराबर a h a इनवर्स h1 नाम दे दिया और y बराबर मैंने दे दिया a h2 और a इनवर्स। ये आप समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये। तो देखिए ये x और ये y दोनों एक ही तो है, क्योंकि वो h1 हो चाहे h2 हो, h में तो बिलोंग कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा कि h1 h2 बिलोंग करेगा h को, ये मैंने रिजल्ट लिख दिया। तो अगर x और y बिलोंग करेगा h में, सिंपल है क्योंकि वो इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं ये रिजल्ट अगर छोटा सा प्रूफ कर दूं कि x y का इनवर्स भी x इंटू वाई का इनवर्स भी बिलोंग करेगा h को, मेरे को सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है। इसका मतलब y का इनवर्स निकालना है और ये प्रूफ करना है कि उसमें वो दोनों के कॉम्बिनेशन h में बिलोंग करेगा। अब देखिए ये y है, तो यहां से y का इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ इनवर्स लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू में h2 इंटू में a इनवर्स का इनवर्स, यही आएगा। अब देखिए लोअर क्लासेस में जाइए, वहां पर आप पढ़कर आए हैं कि दो चीज के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स उन दोनों का इनवर्स होता है लेकिन अपोजिट में। इसका मतलब a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर होता है b इनवर्स इंटू में a इनवर्स के, अपोजिट हो जाता है, इनवर्स होता है लेकिन अपोजिट हो जाता है। तो यहां से मान लीजिए इतना एलिमेंट एक है और इतना एलिमेंट एक है, क्योंकि तीन का कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, किसी दो को एक मान लेते हैं और अगले को एक मान लेते हैं, फिर उन दोनों पे प्रूफ करते हैं। तो एक एलिमेंट मान लिया ये है, एक एलिमेंट मान लिया ये है, तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि जो y इनवर्स होगा, इसका मतलब पहले पीछे वाला लिखना है, इसका मतलब a इनवर्स का इनवर्स, ये आप समझ रहे हैं, फिर इंटू में आगे का ये वाला, तो ये आ जाएगा a इंटू में h2 का इनवर्स, ऐसे लिखेंगे आप। अब आप जानते हैं a इनवर्स का इनवर्स a मिलेगा, ये लिखते रहिएगा यहाँ पर a इनवर्स बिलोंग कर रहा है h को इस तरीके से, तो ये y इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का इनवर्स a हो जाएगा इंटू में। अब फिर से देखिए यहाँ पर फिर से किसी दो चीज के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स आ गया, इसका मतलब दो चीज के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स जो होता है उन दोनों के इनवर्स के बराबर होता है लेकिन अपोजिट में। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास h2 इंटू में a इनवर्स। ये आपको समझ आया, सिंपल कि y इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू में h2 इंटू में a इनवर्स। यहां तक आपको समझ आया। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, x एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट x और ये वाला y इनवर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही आना चाहिए। तो आप करके देखिए कि x इंटू में y इनवर्स, x इंटू y इनवर्स का मतलब, x का मतलब था a h1 a इनवर्स और y इनवर्स का मतलब था a h2 और a इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ कंबाइन करेंगे तो देखिए ये बीच में a इनवर्स और a दोनों की मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि a इनवर्स इंटू में a बिलोंग करेगा h को, दिस इंप्लाइज दैट e बिलोंग करेगा h को, क्योंकि a इनवर्स इंटू a e के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा और फिर e में किसी की, एक स्टेप छोड़ दूंगा मैं, e में किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो वही सेम टू सेम आता है। इसका मतलब मेरे को सिर्फ a मिलेगा, सिर्फ h1 मिलेगा, ये तो e हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये वाला सिंपल h2 मिलेगा और ये वाला a इनवर्स मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। और आप इस चीज को जानते हैं कि अगर h1 बिलोंग कर रहा है h में और h2 भी बिलोंग कर रहा है h में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन h1 इंटू h2 भी बिलोंग करेगा h में, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ से देखिए ना कि h1 इंटू में h2 भी बिलोंग करेगा h में, सिंपल से रिजल्ट है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि h1 इंटू में h2 भी बिलोंग करेगा h में, ये आप समझ रहे हैं। इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया आपका कि a इंटू में कैपिटल H इंटू में a इनवर्स बिलोंग करेगा h में। ये आपका क्वेश्चन था, समझ है आपको। तो सब ग्रुप अब हमारा हो चुका है खत्म, जहां पर सेकंड पार्ट वाली वीडियो भी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है मेरे को साफ दिख रहा था ना, हाँ साफ दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब ग्रुप वाली हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, जहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आ चुकी हैं। और इस चीज को मेरे को उम्मीद है काफी अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसलिए मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। इस चीज का मेरे को विश्वास भी है और ये भी विश्वास है कि आपको भी अच्छा समझ आया होगा। उसके अलावा आप क्या करिए, इस चीज को पढ़िए और पढ़ने के बाद क्या खुद कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना कोशिश करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा। इस चीज को आप समझ रहे, जब बार बार कोशिश करेंगे तब आएगा, नहीं कोशिश करेंगे भूल जाएंगे, ये समझ रहे। तो हर चीज के लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करिए, थ्योरम्स की खासकर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं तो ज़्यादा पूछी जाती हैं, ज़्यादा करी जाती हैं। और अपने रिजल्ट पे ध्यान रखिए कि क्या रिजल्ट वो आपसे कह रहा है।
उसके अलावा आपसे क्या कहें, बस आगे किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।